राजीव गांधी हत्याकांड में कितनी थ्योरीज आई? रॉ को छोड़कर सब लोग का मोरलेस यही मानना था कि ये काम एलटीटी का ही हो। इंडियन आर्मी का श्रीलंका जाना, देयर आर कपल ऑफ थ्योरीज है इसमें। एक तो हमने एलटीटी को अंडर एस्टिमेट किया था। राजीव गांधी हत्याकांड में कितनी थ्योरीज आई थी? क्योंकि जब मैंने वेब सीरीज देखी तो उसमें बड़ी थ्योरीज आ रही थी। लेफ्ट वालों ने करवाया, विपक्ष ने करवाया, कांग्रेस ने करवाया, कौन था, किसने मरवा दिया, क्यों मरवा दिया, क्योंकि इलेक्शन भी चल रहे थे। बड़ी थ्योरीज थी उस टाइम। कैसे कैसे र्यूमर्स थे? देखिए, शुरू में तो सब लोग एक ही सवाल ये होता है, कौन किया होगा ये? क्या इसमें पंजाब का कोई हाथ है, पंजाब टेररिस्ट का हाथ है? लेकिन मोरलेस जहाँ तक एनफोर्समेंट एजेंसीज की बात है, जो शो के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं, रॉ को छोड़कर, जिनका हालांकि ये जुरिस्डिक्शन है कि इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग, उनको छोड़ के बाकी, चाहे वो सीबीआई हो, आईबी हो, सीबीआई के कुछ ऑफिसर, जैसे मैंने अमित वर्मा की नाम लिया, अमित वर्मा वॉज द एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द डायरेक्टर राजा विजयकरण, उन सब लोग का मोरलेस यही मानना था कि ये काम एलटीटी का ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा, जिसका किसी का कोई भनक नहीं था, इतना बड़ा एक ऑपरेशन को, असैसिनेशन को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके लिए आपको वो एक सपोर्ट बेस चाहिए जो आपने तैयार किया होगा, और इसके अपने लोगों को मालूम था, और वो काम करके आप 3-4 घंटे के अंदर अपने देश में वापस चले जाएंगे। रॉ को क्यों नहीं लगा कि एलटीटी ने किया होगा ये? रॉ को, उसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज थे। समटाइम एजेंसीज डोंट एडमिट इट इमीडिएटली, यू नो, कि दे ऑल्सो वांट टू बी एब्सोल्युटली श्योर। दे हैड देयर ओन सोर्सेस. So therefore, it was possible that the raw chief was either trying to gather more intelligence before saying it in front of the Prime Minister. But I would say people at agencies at large, सब लोग का ये था कि LTT का ही काम होगा, और ऑलमोस्ट पहला दिन से ही 22 को एक FIR दर्ज हुआ था तमिलनाडु पुलिस का। वो केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया था। हैदराबाद से कार्तिकेयन जो है वो बाय इवनिंग पहुंच गए थे मद्रास। He told the Prime Minister, I want to select my own team. And वहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, उसमें थ्योरीज ज़रूर था, बट somehow सभी लोग मोरलेस कन्विंस थे कि गोइंग बाय द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस या पॉसिबिलिटीज जो है, वो एलटीटी की और लोगों की अटेंशन को ड्रॉ कर रहा है। राजीव गांधी हत्याकांड में जिस विलन का नाम आया, उसका नाम था शिवराज सन। मास्टरमाइंड, वन आइड जैक। उसको साउथ के लोग या तमिल के जो लोग थे, वो तारिक कन्नन, उसका कुछ 21 एलियासेस था एज पर रिकॉर्ड्स अवेलेबल। वो एक बहुत बड़ा विलन था, और उसके इतने एलियासेस थे। बचपन से उसका कहानी इतना इंटरेस्टिंग है। मुझे किताब तो मैंने लिखा, और उसके लिए अलग से रिसर्च करना पड़ा। एक वो समय था जब मैं रिपोर्टर था इंडिया टुडे में, इस केस को करीब 2 साल तक कवर किया। उसके बाद किताब के लिए दोबारा रिसर्च किया और पढ़ाई की। तो शिवरासन हमेशा एक बहुत बड़ा एनिग्मा, एक घोस्ट, एक मिस्ट्री, क्या है, कौन है, किसी को कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब मैंने शो देखा ना, मुझे सबसे मज़ा आया शिवरासन को देखकर, क्योंकि हमने किसी ने उसको देखा ही नहीं ना। सीबीआई ने, किसी ने, हमें शिवरासन के बारे में क्या मालूम है कि कुछ अक्यूज्ड है जिसने शिवरासन के साथ काम किया, वो पकड़े गए, उनके इंट्रोगेशन से हमें पता चला वो ये करते थे, वो करते थे, इस तरह बात करते थे, इतने सिगरेट पीते थे दिन में, बस इतना ही। लेकिन नागेश कुकुनूर हु इज़ अ वेरी गुड फिल्म मेकर, लेकिन नागेश कुकुनूर ने एक इतना अच्छा शिवरासन क्रिएट किया, जो विच इज़, आई फाउंड इट रिमार्केबल। शिवरासन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि शिवरासन को जिस तरह से आपने डिफाइन किया और जिस तरह फिल्म में दिखाया गया है, विलन है सबसे बड़ा, एब्सोल्युटली, लेकिन उसके बाद क्रिमिनल, ह्यूज टेररिस्ट, अनडाउटेडली। हाँ, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बताइए, हम थोड़ा उसकी दर्शकों को पता लगे कि एक इंसान कैसे एक देश के प्रधानमंत्री को। पिताजी इंग्लिश के टीचर थे स्कूल में, एंड माँ जो है, शी वॉज अ सोशल वर्कर। तो ये बचपन से ही कुछ ये जो वेरियस तमिल ग्रुप्स, जिनका श्रीलंका के साथ इश्यूज था कि हम लोग अलग हो जाना चाहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स फ्रॉम सिन्हालास, राइट। तो उसके पिताजी का भी ही वॉज, आई वुड से टेम्परमेंटली उसको सपोर्ट करते थे, इस कॉज को, इसका ये सब वो बचपन से सुना था, सीखा था।
बट उसके अंदर एक वायलेंट स्ट्रीक था. फॉर एग्जाम्पल वो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वो भी इंग्लिश लेके पढ़ाई करता था. ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश. ही वॉज अ ड्रॉप आउट. फिर वो लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करना शुरू किया और उसको ये काम मिला कि LTT के लिए फंड इकट्ठा करो. तो वो एकदम से जो बोलते हैं ना वसूली करने लगा था और उसमें वो इतना इन्वॉल्व हो जाता था कि अपने ही एक कज़न को उसने ऑलमोस्ट जान से मार दिया था. तो अचानक पता चला कि फलाने का लड़का जो है वो एक गुंडा जैसा बन गया है. तो ये LTT है क्या है? गुंडा है. लेकिन ही ड्रू द अटेंशन ऑफ सीनियर्स इन LTT. प्रभाकरन. फर्स्ट वॉज इट वॉज पट्टू अमन, देन टू प्रभाकरन. फिर छोटे मोटे एक दो कुछ लोकल ऑपरेशंस हुआ और हर बार यही सुनने को मिलता था कि इसने कैसे किया किसी को नहीं पता. ये लोगों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह करता था. आपसे काम कराएगा जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस में दे यूज यू एज अ ब्लाइंड चाल है. आपको नहीं पता कि उसका एंड रिजल्ट क्या है, लेकिन ये आपको इस्तेमाल कर लेता था. और इसको एक बड़ी ऑपरेशन के लिए इंडिया में उसने भेजा. एक APRLF का लीडर जो इंडिया में असylum दिया गया था, पद्मनाभा करके, उसने अपना टीम तैयार किया और उस टीम से उसने पद्मनाभा का असैसिनेट किया. सिर्फ असैसिनेशन के बाद ही पता चला और सब के सब कुछ 4-5 घंटे के अंदर श्रीलंका वापस चले गए, भाग गए. तो उसी वक्त पता चल गया था प्रभाकरन को कि व्हाट काइंड ऑफ अ मॉन्स्टर आई हैव इन माय बैकयार्ड जो इतना कुछ कर सकता है. तो शायद कोई बड़ा काम अगर हो, और ये था जून 1990 की घटना, कि इसको शायद वो जिम्मेदारी सौंपा जा सकता है. शिवरासन ही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था. एब्सोल्युटली. और प्रभाकरन पूरा अपना टीम तैयार किया. मतलब कि जैसा हम देखते हैं कि आपने कार्तिकेयन को बुला के ये काम सौंपा कि यू आर इन चार्ज ऑफ द SIT, यू हैव टू क्रैक द केस, यू हैव टू कैच द कल्प्रिट्स. उसका भी ऐसा ही था. नहीं, तो इसमें प्रभाकरन से ऑर्डर शिवरासन को मिल रहा था LTT चीफ से, या ये शिवरासन की अपनी एक थ्योरी थी कि मुझे राजीव गांधी के साथ. जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार गिरा और चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने, तो LTT को जाफना में तब प्रभाकरन को लग गया था कि शायद बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट से ऐसा लग रहा था कि राजीव गांधी शायद वापस आएंगे. और उसी दौरान तमिलनाडु में जो DMK का सरकार था उसे गिरा के गवर्नर्स रूल लागू कर दिया गया था, क्योंकि रिपोर्ट्स इतने आ रहे थे सब एजेंसी से, इंक्लूडिंग DMK गवर्नमेंट के अपने जो CID था, उनका भी इंटेलिजेंस यही बोल रहा था कि LTT का बेस यहाँ बहुत अलर्मिंगली बढ़ता जा रहा है. क्या करे, तो वो सरकार गिरा दिया गया. और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आना मतलब ऑब्वियसली द कंट्रोल इज फ्रॉम दिल्ली. उसके बाद जो फोरकास्ट प्रेडिक्शंस आने लगे अगले इलेक्शन के बारे में कि राजीव गांधी जो है शायद ही इज कमिंग बैक टू पावर, डज इट मीन IPKF बैक इन श्रीलंका. तो उस वक्त उन्होंने कुछ जानने की कोशिश की, एक दो ऑलिव ब्रांचेस भेजा, लेकिन राजीव गांधी वॉज वेरी क्लियर अबाउट कि देयर विल बी नो वायलेंस. और श्रीलंका जो पीस अकॉर्ड साइन हुआ है उसमें कोई अदला बदले नहीं होगा. डायलॉग दोबारा हो सकता है बट पीस के लिए वायलेंस नहीं चल सकता है. तो उसको लगा था उस वक्त कि इससे पहले भी सर कई फिल्में आई हैं इस टॉपिक पे. एक फिल्म आई थी मद्रास कैफे, हाँ, जॉन अब्राहम उसमें थे, और उसमें उसका जो ओवरऑल लब्बो लुआब था वो ये था कि एक सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर था, दूसरा ये कि राजीव जी को पता था कि वहां पर खतरा है, फिर भी वो गए थे, इसलिए कि अपने लोगों से कैसे कट सकते हैं, इलेक्शंस हैं. इज इट ट्रू कि वो लापरवाही और सुरक्षा एजेंसियों का उतना एक्टिव ना होना या रिसोर्सेज पाकर भी ना होना? देखिए, मैं तो मद्रास कैफ़े बनने से पहले ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन किया था. मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे रॉ के ऑफिसर्स से बात की जिनको मैं पर्सनल लेवल पे जानता था, जो मेरे एज ए सोर्सेस मुझे हेल्प किया. लेकिन फिर भी मद्रास कैफ़े देखने के बाद जब मैंने जानने की कोशिश की, तो नॉर्मली रॉ के लोग तो, और वो तब वो समय था जब मैं छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री में आ गया था, तो मुझे उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं हुआ था.